मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज आप सबके बीच एक नई टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भूकंप, जिसको अंग्रेजी में अर्थक्वेक के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, भूकंप से संबंधित बहुत सारी बातें जो है आप सबको जाननी बहुत ज़रूरी है। भूकंप क्या है, भूकंप क्यों आती है, भूकंप को किस पैमाने पर मापा जाता है, भूकंप के कितने तरंग होते हैं, उन तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है, भारत को भूकंपीय दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है, भूकंप से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की सावधानियों के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। तो चलिए, मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज एक नई टॉपिक लेकर उपस्थित हूं जिसका नाम है भूकंप, जिसको अंग्रेजी में अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। भूकंप जो है, भूकंप से कहने का मतलब यह हो जाता है जो पृथ्वी की ऊपरी परत जो है उसमें एक प्रकार का कंपन होना। यह कंपन क्यों होता है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर प्लेट है और इसके नीचे जो है गैस और द्रव के रूप में इसमें है, जिसको दोनों के सामूहिक रूप में उसे मैग्मा कहते हैं। और कभी कभी आकस्मिक स्थिति में इस मैग्मा में हलचल होती है और यह मैग्मा जो है यह बाहर आने के लिए क्या होता है, यह नीचे से प्रेशर बनाता है और प्रेशर बनाने के परिणाम स्वरूप इन प्लेटों में दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने की वजह से ये प्लेटें जो है कभी दूर चली जाती है, कभी खिंचाव शुरू होता है और कभी जो है एक दूसरे से टकरा जाती है। तो इन टकराहट और सिकुड़न और दबाव की वजह से क्या होता है, पृथ्वी जो है हिलने लगती है और इस हिलने से क्या होता है, कभी कभी जिस क्षेत्र में भूकंप आता है उस क्षेत्र में बहुत सारी जान माल की नुकसान होती है। ऐसा देखा गया कि 2000 ईस्वी के आसपास गुजरात के भुज शहर में एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था जिसमें जान माल की बहुत ही क्षति पहुंची, जो आज भी हम लोगों को इसके बारे में उस घटना की याद दिलाती है। तो चलिए, उस सारी बातों को हम आज इस प्रश्न के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए, आज पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। जो प्रश्न जो है जो लिखा गया है, भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूकंप जो है ब्रैकेट में लिखा गया भू जोड़ कंप। भू जोड़ कंप का मतलब, भू का मतलब होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी के ऊपरी सतह, और कंप का मतलब होता है कांपना। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह में जब कंपन पैदा होता है तो उसको हम लोग शाब्दिक रूप में हम भूकंप के नाम से जानते हैं। समझ लेना यही जरूरी है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह में जब कंपन पैदा होता है तो उसे हम शाब्दिक अर्थ में उसे भूकंप के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है, भूकंप क्या है? भूकंप क्या है? पृथ्वी के अंदर द्रव और गैस के रूप में मैग्मा होती है। जो द्रव और गैस के रूप में जो पदार्थ पाई जाती है उसको लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं। और इस मैग्मा में कभी कभी आकस्मिक कारणों की वजह से इसमें हलचल पैदा होती है और ये मैग्मा जो है बाहर आने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। और उस समय जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर जो प्लेट होती है वह प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती है या खिंचाव पैदा होता है या एक दूसरे पर चढ़ जाती है, जिसके वजह से पृथ्वी के उन प्लेटों में कंपन शुरू हो जाता है और उस कंपन के वजह को हम लोग भूकंप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें लिखा गया है, पृथ्वी के अंदर द्रव और गैस के रूप में मैग्मा में हलचल उत्पन्न होने से पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में खिंचाव, टकराव और संकुचन से भूपटल में कंपन पैदा होने लगती है, जिसे हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। अगला हमारा सवाल है, भूकंप के खतरे और निदान का अध्ययन कौन सा विज्ञान करता है? तो भूकंप के खतरे और निदान का अध्ययन जो है सो भूकंप विज्ञान करता है। क्या नाम है? भूकंप विज्ञान। यह भूकंप के खतरे और निदान का यह क्या करता है, यह उपाय बताता है और यह अध्ययन करता है। अगला सवाल है, भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के किस भाग में होती है? जिस भाग से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग भूकंप मूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भूकंप मूल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है, भूकंप के झटके किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो भूकंप का झटका जो है सबसे ज्यादा अधिक केंद्र पर होता है। हम यहाँ चलते हैं, भूकंप मूल जो है, भूकंप अगर यहाँ से इसका शुरुआत हुआ है
तो इसको हम लोग भूकंप मूल के नाम से हम जानते हैं। स्टार्टिंग अगर यहाँ से है भूकंप की तो इसको हम लोग भूकंप मूल कहते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जब कंपन शुरू होता है तो कंपन जिस जगह पर शुरू होता है उसको हम लोग अधिक केंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है, भूकंप के तरंगों का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो भूकंप के तरंगों का मापन जो है सिस्मोग्राफी से किया जाता है। क्या नाम है? सिस्मोग्राफी से भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। अगला सवाल है, भूकंप के तरंगों को 0 से 9 इकाई तक 0 से 9 इकाई तक किस पैमाने पर मापा जाता है? उसका भी मापने का एक पैमाना होता है और ये पैमाने दो प्रकार के हैं, एक रिएक्टर स्केल और दूसरा मार्केली स्केल। तो रिएक्टर स्केल जो है 0 से 9 इकाई तक के पैमाने पर इसको मापा जाता है और इसको हम लोग रिएक्टर स्केल कहते हैं। और इस स्केल का निर्माण जो है अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिचर 1935 में किया। क्या नाम है? अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिचर ने 1935 में इस यंत्र का उन्होंने निर्माण किया। अगला जो है, भूकंप के तरंगों को 0 से 12 इकाई तक किस पैमाने पर मापा जाता है? 0 से 12 यूनिट तक किस पैमाने पर मापा जाता है? तो इसका नाम है मार्केली। क्या नाम है? मार्केली स्केल। और इस स्केल का आविष्कार या निर्माण किसने किया? इटली के वैज्ञानिक मार्केली 1931 ईस्वी में इस यंत्र का उन्होंने आविष्कार किया या निर्माण किया। अगला सवाल है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? भूकंप जब आती है तो उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो इस गैस का नाम है रेडॉन गैस। क्या नाम है? रेडॉन गैस। जैसे ही मैग्मा में हलचल शुरू होती है तो उसमें से एक गैस निकलती है और उस गैस को हम लोग रेडॉन गैस के नाम से जानते हैं। और ये गैस पृथ्वी पर उस समय उस वायुमंडल में यह पाई जाती है। रेडॉन गैस की पृथ्वी में उपलब्धता यह बताती है कि कुछ समय के बाद इस पृथ्वी पर भूकंप जैसी घटना हो सकती है। अगला सवाल है, भूकंपीय तरंगों को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? जो भूकंपीय तरंग जो है सो 3 प्रकार की तरंग होती है। इसमें लिखा है PSL। PSL लिखने का मतलब है, पहला जो है प्राइमरी तरंग वेव है, प्राइमरी वेव है, दूसरा सेकेंडरी वेव है और तीसरा जो है लैंड वेव है। तो प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और धरातलीय तरंग, ये 3 तरह के तरंग है। पहला तरंग जो है, प्राथमिक तरंगों की गति कैसी और कितनी होती है? प्राथमिक तरंग जो है वह क्या होता है? आगे चलता है, फिर पीछे चलता है, फिर आगे चलता है, फिर पीछे चलता है। तो ये प्राथमिक तरंग होती है। और यह तरंग जो है हमें समझ में नहीं आती है क्योंकि इसकी गति जो है वह तेज होती है। यह 1 सेकेंड में इसकी गति 8 किलोमीटर होती है। इसीलिए यह जब चलता है तो हमें यह महसूस नहीं होता है। यह आगे पीछे चलता है तो उस समय उतना जल्दी हमें महसूस नहीं होता है क्योंकि इसकी गति क्या होती है? तेज होती है। तो इसकी गति 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। यह आगे पीछे चलता है। द्वितीय तरंगों की गति कैसी और कितनी होती है? तो ये तरंगें जो है ऊपर नीचे क्या होती है? ऊपर नीचे चलती है और इसकी गति जो है 5 से 6 किलोमीटर होती है। यह तरंग जब आती है तो इन तरंगों में कुछ ना कुछ हमें समझ में आती है कि भूकंप जो है सो आ गया है। लेकिन धरातलीय तरंगों की गति कैसी और कितनी होती है? तो धरातलीय जो तरंग है उसकी गति आड़े और तिरछे होती है। क्या होती है? आड़े और तिरछे होती है। और आड़े और तिरछे की वजह से क्या होती है? इस तरह होती है, आड़े और तिरछे होती है लेकिन इसकी गति धीमी होती है। इसके वजह से क्या होता है? हमें इसे नुकसान पहुंचता है। क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। यह जो है पर सेकंड 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक इसकी रफ्तार होती है। और यही कारण है कि यह तरंग जो है जब भूकंप के रूप में जब आती है तो हमें महसूस हो जाता है, हमारे घर के जो सामान है वह बजने लगते हैं।
जो भी दीवार पर जो भी उपकरण लगे हैं वे हिलने लगते हैं, पंखा हिलने लगते हैं, खिड़कियां हिलने लगती हैं, बर्तनें बजने लगती है, तो हमें यह समझ में आ जाता है कि भूकंप आ गया है, भूकंप आ गया है। जब भी हम दौड़ते हैं तो हम वहीं गिर पड़ते हैं, तो हमको यह समझ में आता है कि भूकंप क्या है, आ गया है। तो देखा जाए तो सबसे खतरा जो है वह धरातलीय तरंगों से में होती है और इसकी गति जो है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और यह जो है आड़े और तिरछे होती है। अगला जो है, विश्व में भूकंपीय क्षेत्र के दृष्टिकोण से कितने भागों में इसको बांटते हैं? तो भूकंपीय दृष्टिकोण से विश्व को 3 भागों में बांटते हैं और ये भाग जो है, पहला जो है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र जो है उसमें भूकंप जो है, भूकंप का खतरा 65% रहता है। कितना परसेंट रहता है? 65% जो है भूकंप आने का वहां खतरा रहता है। अगला जो है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में भूकंप आने का खतरा जो है 21% रहता है, लेकिन मध्य महासागरीय क्षेत्र जो है उसमें भूकंप आने का खतरा 16% रहता है। इसलिए सबसे ज्यादा खतरा जो है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में रहता है, यहाँ भूकंप की संभावना ज्यादा रहती है। अगला सवाल जो है, भारत का कितना भाग भूकंप प्रभावित क्षेत्र है? भारत का जितना स्थल भाग है या भारत का जितना भाग है उसका 2/3 भाग, यानी 3 भाग है, उसमें 2 भाग जो है वह क्या है, उसमें भूकंप आने की संभावना है या वह भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है? विश्व में अगर विश्व के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा भूकंप जो है जापान में आता है। कहाँ आता है? जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है? भारत का जो उत्तरी क्षेत्र जो है वह नेपाल से लगा हुआ है और भारत और नेपाल की सीमा जो है एक साथ लगी हुई है, तो जो हिमालयी जो क्षेत्र जो है उन क्षेत्र में क्या होता है, भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से बिहार के कुछ क्षेत्र में भी भूकंप की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला हमारा सवाल है, भूकंपीय खतरे के दृष्टिकोण से भारत देश को कितने जोन में बांटते हैं? भूकंपीय खतरे के दृष्टिकोण से भारत देश को कितने भागों में बांटा जाता है? तो यह जो है 4 जोन में। कितने जोन में बांटा जाता है? तो यह 4 जोन है। कितने जोन है? 4 जोन में बांटा जाता है और 4 जोन में बांटने के बाद यह आप लोगों को बताया जाता है कि किस जोन में खतरा ज़्यादा है और किस जोन में खतरा कम है। हमारा अगला प्रश्न जो है, भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 2 में भारत का कौन सा क्षेत्र आता है? तो हमने पहले बता दिया है आप लोगों को कि भूकंप के दृष्टिकोण से पूरे भारत के खंडों को 4 भागों में बांटा गया है जहां पर भूकंप आते हैं। तो उसमें जो जोन 2 है, जोन 2 में तमिलनाडु का प्रदेश आता है। तमिलनाडु, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल एवं हरियाणा, ये जो है ये 5 ऐसे राज्य हैं जो जोन 2 में आते हैं। जोन 2 में आने का मतलब हुआ कि वहाँ जो भूकंप की जो पैमाना होती है, रिएक्टर पैमाना जो होती है वह कम होती है, वहाँ भूकंप का कंपन कम होता है, तो यह जोन 2 में आता है। तो तमिलनाडु है, राजस्थान है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है और हरियाणा है। अगला जो है, भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 3 में भारत का कौन सा क्षेत्र आता है? तो जोन 3 में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसमें जो है केरल है और हमारा प्रदेश जो है जो बिहार भी जोन 3 में आता है। केरल, बिहार, पूर्वी गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ये क्षेत्र जो हैं ये जोन 3 में आते हैं। एक बार और बताना चाहेंगे, केरल, बिहार, पूर्वी गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र जो है
जोन 3 के क्षेत्र हैं और जोन 3 में 2 से ज़्यादा जो है भूकंपीय तरंग वहाँ कंपन ज़्यादा होती है। अगला जो है भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 4 में भारत का कौन सा क्षेत्र आता है? तो जोन 4 में जो क्षेत्र आता है उसमें मुंबई है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिमी गुजरात है, उत्तरांचल है, उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र है, बिहार और नेपाल का सीमा क्षेत्र है। जो बिहार और नेपाल के जो सीमा क्षेत्र है दोनों तरफ जो है यह जोन 4 में यह आता है। उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र आता है, उत्तरांचल है, पश्चिमी गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर है, दिल्ली है और मुंबई है। दिल्ली और मुंबई जो है वह जोन 4 में आता है। अगला जो है भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 5 में भारत का कौन सा क्षेत्र आता है? तो जोन 5 कहने का मतलब हुआ कि यहाँ भूकंप का खतरा ज़्यादा होता है। भूकंपीय दृष्टिकोण से यहाँ पर जो भी भूकंप आता है जान माल की खतरा यहाँ ज़्यादा होती है। तो इसमें जो है गुजरात का कच्छ प्रदेश जो है समुद्री जो प्रदेश जो है उस प्रदेश में भूकंप का ज़्यादा खतरा रहता है। अगला जो है उत्तरांचल का कुछ प्रदेश है, उत्तरांचल जो है उसका कुछ प्रदेश है और पूर्वोत्तर राज्यों का कुछ इलाका जो है वहाँ पर भी भूकंप का खतरा जो है ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, भूकंप का सबसे ज़्यादा खतरा किस जोन में होता है? तो भूकंप का सबसे ज़्यादा खतरा जो है यह जोन 5 में होता है। किस में होता है? जोन 5 में होता है। समुद्र के नीचे से उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं? समुद्र के नीचे जो है जल जमाव का क्षेत्र होता है और वहाँ भी कभी कभी भूकंप की तरंगें नीचे से उत्पन्न होती है और उन तरंगों को हम लोग सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और जब सुनामी जब आती है तो पानी का जल स्तर जो है वह बढ़ जाता है और यह बहुत सारे उस प्रदेश के क्षेत्रों को यह नुकसान पहुंचाता है। तो यह जो है सुनामी है। इसकी जो तरंगें जो है वह समुद्र में ही उत्पन्न होती है। अगला जो है भूकंप से सबसे ज़्यादा जान माल की खतरा कब हुई? तो भूकंप से सबसे ज़्यादा खतरा जो है जो बिहार और नेपाल के लोगों ने जो खतरा को देखा है, जिस खतरे को बिहार और नेपाल के लोगों ने सहा है, ये जो है 15 जनवरी 1934 को सबसे पहले बिहार और नेपाल इतनी जान माल की नुकसान सही। तो वह याद 1934 का याद आज भी लोग करते हैं जब भूकंप की बात होती है। तब 22 मई 1960 में जो भूकंप आया था जिससे सबसे ज़्यादा खतरा जो हुआ दक्षिणी अमेरिका के चिली प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? दक्षिणी अमेरिका के चिली प्रदेश में हुआ। उसके बाद 26 जून 1941 को पूर्वी भारत और श्रीलंका में। उसके बाद 15 अगस्त 1950 को भारत में जान माल की खतरा हुई। और एक जो कुछ समय पहले जो हुई जिसमें गुजरात जो था, गुजरात का जो भुज शहर जो है उसमें अपने शहर की भारी जान माल की क्षति वह जो था 2001 में गुजरात में जो भूकंप आया था जिसमें भुज शहर को काफ़ी नुकसान उठानी पड़ी। यह उस तरह का भूकंप है जिसमें बहुत सारे जान माल की खतरा उठानी पड़ी। और इससे अधिक भी आप लोग डाटा नोट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा जो था इसमें जगह की भी कमी थी, इसीलिए हमने जितना जगह था उसके अनुकूल ही आप लोगों को यह डाटा आप लोगों को दिया, जिसमें बताया कि 15 जनवरी 1934 बिहार और नेपाल में, 22 मई 1960 को दक्षिणी अमेरिका के चिली प्रदेश में, 26 जून 1941 को भारत के पूर्वी और श्रीलंका का क्षेत्र, 15 अगस्त 1950 को भारत में और 2001 में जो गुजरात का जो भुज शहर है उसमें सबसे ज़्यादा जान माल की खतरा उठानी पड़ी। इस क्वेश्चन के अंत में हम एक प्रश्न देते हैं जिसमें लिखते हैं आज का प्रश्न और नीचे लिखते हैं उत्तर देने का टाइम।
वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर। तो हमारा आज का सवाल है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? गैस तो और भी होती है, हमारे यहाँ हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है, लेकिन उस समय भूकंप आने से पहले एक गैस होती है जिसका उत्सर्जन जो है नीचे से होता है, और उस गैस का नाम यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। गैस का नाम लिखना है, यहाँ उत्तरदाता का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और विद्यालय का नाम लिखना है। तो इसी के साथ हम इसके विराम की तरफ बढ़ते हैं, और विराम की तरफ बढ़ने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारी अगर वीडियो को आप अगर देखते हैं तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान ऐसी संपत्ति है जो कभी बांटने से कम नहीं होती है। अगर हम ज्ञान को बांटते हैं तो ज्ञान हमारा और बढ़ता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए इसी के साथ हम अब विराम की तरफ बढ़ेंगे, और बढ़ते हुए हम आपके सुखद भविष्य की कामना करेंगे, जिससे आप पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करें, अपने पिता माता अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।